सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा। तो अभी भारत की पहली 3D रॉकेट प्रिंटिंग फैसिलिटी को शुरू किया गया। कहां पर? IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में, या चेन्नई भी आंसर हो सकता है। अच्छा, किसने शुरू किया या किसने लॉन्च किया? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। तो इस फैसिलिटी, इस सुविधा से होगा क्या? भारत में पहली बार 1 मीटर तक ऊंचे जो एरोस्पेस पार्ट्स होते हैं वो 3D प्रिंट किए जा सकेंगे, जिससे रॉकेट इंजन और कंपोनेंट के तेजी से विकास और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखना, प्रश्न हमारा यही था कि भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी यानी कि सुविधा ये कहां पर शुरू हुई है या किसने शुरू की है? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। कहां पर? चेन्नई में, या IIT मद्रास भी आप कह सकते हो। IIT मद्रास में रिसर्च पार्क में इसका उद्घाटन किया गया, इसको शुरू किया गया है। और अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी की बात करें, भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 2017 में। मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा और CEO है श्रीनाथ रविचंद्रन। और आपको बता दूं, इसी ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट बनाया था, उसको नाम दिया था अग्निबाण। अच्छा, 3D प्रिंटिंग से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर पूछे किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया? तेलंगाना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये आपको मिलेगा बंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया बना हैदराबाद में। निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री हैं जो, किस IIT में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? IIT मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। और 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया था स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम है टैरन 1, इसे अमेरिका की एक कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस कंपनी, उसने बनाया था। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद ये आपको मिलेगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जेद्दा में। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बना अरुणाचल प्रदेश में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत के सबसे बड़े मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया? IIT हैदराबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां पर बनाया गया? लद्दाख में, IIT हैदराबाद ने बनाया। उसके अलावा अभी भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार ये भारतीय नौसेना को मिल चुका है, जिसका नाम है लेंजा N। किसने बनाया? टाटा एडवांस सिस्टम ने स्पेस की इंदिरा कंपनी के साथ मिलकर के। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहां पर किया गया? तो आंसर होगा साबरमती में। तो अभी अहमदाबाद के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल कमांड सेंटर का अनावरण किया गया। ये कमांड सेंटर पूरे पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर के रेल संचालन, नियंत्रण और निगरानी का काम करेगा। फ्रेट कॉरिडोर का क्या मतलब हो गया? माल की आवाजाही की यहाँ पे बात हो रही है। तो याद रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर होगा। और इस पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1506 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला है। और इस सेंटर का अनावरण कहां पर किया गया? गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती में। हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। अब रेलवे से ही संबंधित कुछ और प्रश्न देखो। अभी भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम याद रखना रुद्रास्त्र, और उसका नाम है। लंबाई 4.5 किलोमीटर लंबी है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में आपको मिलेगा। इस स्टेशन को अब श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम से जानते हैं। 1507 मीटर लंबाई है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी थी, और उसका नाम है ब्रह्मा, शॉर्ट में इसको ब्रह्मा कहते हैं। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन गई है। 881 किलोमीटर की दूरी तय की। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है, इसने रेल पटरी के बीच में भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया। लगाया था पटरी के बीच में, सोलर प्लेट्स लगाई थी, हमने देखा था। 28 पैनल लगाए थे, 15 किलोवाट इसकी क्षमता थी। और PM मोदी ने बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। ये रेलवे लाइन मिजोरम में स्थित है और मिजोरम का पहला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है, जिसकी लंबाई है 51.38 किलोमीटर। और इस तरह से मिजोरम की जो कैपिटल है एजॉल, वो अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की चौथी कैपिटल सिटी बन गई है, जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुकी है। ठीक है, तो रेलवे से संबंधित ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जयंती को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को। इस बार उनकी 109वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करना, क्योंकि विकास तभी सार्थक है जब वह सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे। और यहाँ से ये एक योजना याद रखना, अंत्योदय अन्न योजना, जो कि सन 2000 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। और एक दीनदयाल अंत्योदय योजना भी आपने सुना होगा, और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसको और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में इसको जानते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबों को शामिल किया गया है। एक्चुअली में ये योजना 2 भागों में शुरू हुई थी। जो ग्रामीण वाली थी वो 2011 में, और जो शहरी वाली थी वो 2013 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे हमने बात करी अंत्योदय दिवस की, 25 सितंबर आंसर होगा। अब चलो सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे था। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 13 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 21 सितंबर को ही वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत के रूप में घोषित किया गया है। और किस अभियान के तहत इसने ये उपलब्धि हासिल की है? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और पिछले 2 सालों में यहाँ पे एक भी बाल विवाह देखने को नहीं मिला है, तो ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछूं मैं, केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया था? तो याद रखना 27 नवंबर 2024 को। और ये प्रश्न भी बनता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब का है? 2006 का है, जो 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। और लड़कों के लिए इसमें जो मिनिमम उम्र है, शादी की जो मिनिमम उम्र है वो 21 वर्ष है, और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है मिनिमम। और ये प्रश्न भी बन सकता है पूछने में, तो देखो कि इसने किसका स्थान लिया था, इस बाल विवाह निषेध अधिनियम ने किसका स्थान लिया, किसके जगह पे इसको लाया गया था? तो 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष थी, और पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए 18 वर्ष थी। ठीक है, ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे पंचायत की बात हो रही है, तो पंचायत से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखो आपको याद आएंगे। अभी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, ये मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको 26 दिसंबर 2024 को, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। अब आप लोग बताएंगे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया था ओम बिरला ने, लोकसभा अध्यक्ष है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 आया था, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स बोलेंगे, इसमें टॉप पे कर्नाटक है। पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा हुई थी। अभी पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक आया था, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पे गुजरात रहा। और भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बनी थी? केरल की पुल्लमपारा पंचायत। ये प्रश्न एग्जाम में भी आ चुका है। स्वामित्व योजना याद रखना, ये मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था पंचायती राज दिवस के मौके पर। 2021 में इसको लॉन्च किया था 24 अप्रैल को, जब पंचायती राज दिवस होता है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य है सटीक भूमि रिकॉर्ड प्रदान करके संपत्ति विवादों को कम करना। इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना एक बार। राष्ट्र ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला? महाराष्ट्र आंसर होगा। महाराष्ट्र की है ये रोहिणी ग्राम पंचायत, जिसको
ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में गोल्ड मिला था। और सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी? बिहार। सभासार वेब पोर्टल, इसको पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो पंचायत से ही संबंधित ये करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न आपके बने एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना, इसको कहां पर मंजूरी मिली है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी पर्यावरण मंत्रालय ने ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी दे दी है। ये अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर चीन सीमा के निकट विकसित की जाएगी। ये जो सुबनसिरी नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये जो ओजू जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 2200 मेगावाट है और इसको बनाने में लागत आएगी 25,000 करोड़ रुपए। और एक बात आप नोट कर लीजिए कि भारत में वर्तमान में अगर ऑपरेशनल जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 1960 मेगावाट। और अगर मैं पूछूं कि सावलकोट हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर प्रस्तावित है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, जिसकी क्षमता होगी 1856 मेगावाट की। आपको याद है अभी कुछ समय पहले ही, एक आध महीने पहले ही केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में ही टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी थी, वो भी हमने पढ़ा था। और अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से लेकर 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। वैसे बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है तो वहीं ले चलता हूँ मैं आपको सीधे। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर हो गई है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू गवर्नर है केटी परनायक। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश हो गया। दर्रों की बात करें, माउंटेन पास बोमडेला दर्रा हो गया, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगयाप दर्रा। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है गयाल। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फूल है द्रौपदी माला। वृक्ष है होलांग। नामदफा नेशनल पार्क है, मौलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। उसके अलावा प्रचंड प्रहार अभ्यास, जो कि एक त्रिसेवा अभ्यास है, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हुआ नामसाई में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं, ये कहाँ पर खुदा गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया था, ये हमने पढ़ ही लिया। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र, ये कहाँ पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में रायंग मिलिट्री स्टेशन पर एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार किया था। तो सिंपल सा है कि भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार अभ्यास किया था कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किया था भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में। एक अचूक प्रहार अभ्यास भी हुआ था यहीं पर। और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025, ये हुआ ईटानगर में ही। और शिवम प्रहार अभ्यास भी भारतीय सेना ने किया था अरुणाचल प्रदेश में ही। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने। तो अभी 23 सितंबर 2025 को आयुर्वेद दिवस के मौके पर, जो आयुर्वेद दिवस मनाया अभी हमने, तो उसी मौके पर आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल को लॉन्च किया। द्रव्य की क्या फुल फॉर्म हो गई है? डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस। वैसे कोई नहीं पूछेगा, मैंने फिर भी बता दिया। तो ये जो पोर्टल है, इसको आप समझ लो कि ये किस काम का है। तो इस पोर्टल में आयुर्वेद से संबंधित जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में पूरा डेटा यहाँ पर उपलब्ध होगा और वे पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, यानी कि कोई भी जाकर के यहाँ से जानकारी ले सकेगा, जिसमें प्राचीन ग्रंथों, आधुनिक शोध और फील्ड स्टोरेज की जानकारी शामिल है। तो यहाँ से शोधकर्ता, चिकित्सक और आम जनता विश्वसनीय और व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है द्रव्य पोर्टल, आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। आप जानते हैं आयुष मंत्री कौन है? हमारे प्रताप राव जाधव हैं। अब कुछ पोर्टल्स वगैरह ही जो न्यूज़ में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स देखते हैं हम, कुछ एप्लीकेशन पोर्टल्स, इस तरह के प्रश्न हैं। जैसे कि सभासार वेब पोर्टल को पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया। और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है योगेश बावेजा, इन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया था।
प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने लॉन्च किया। आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजातीय मंत्रालय ने। ये भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेटर है। उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। और असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ था। कपास किसान ऐप को कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। भारतीय पहल लॉन्च किया था भारतीय पहल को एपिडा ने। रेरा पोर्टल को आवास व शहरी मामलों के जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने। इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल को सेबी ने। ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। स्टूडेंट्स में बढ़ते सुसाइड्स को रोकने के लिए था ये। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस, कुछ पोर्टल्स हमने यहाँ पे देखे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का अभी 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी। 23 से लेकर 29 नवंबर 2025 तक होगा, मतलब नवंबर महीने में होगा। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसमें साहसिक खेल, विज्ञान प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जम्बूरी का मतलब क्या होता है? जम्बूरी का वैसे तो मतलब होता है बड़ा उत्सव। अब इसको ऐसे समझो जैसे कि बॉयज़ या गर्ल्स स्काउट का ये एक विशाल जमावड़ा होता है और इन जम्बूरियों में युवा एक साथ आते हैं, अपनी संस्कृतियों और जीवन कौशल को साझा करते हैं आपस में। यहाँ पे विभिन्न शैक्षिक और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिसमें कई तरह के खेलों का आयोजन होगा और विज्ञान प्रदर्शनियों के बारे में आपको बताया। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो ये सब यहाँ पे होते हैं जिसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं। और पिछली वाली लास्ट टाइम वाली आपको याद है 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी हुई थी 2023 में हुई थी। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के पाली जिले के रोहट में हुई थी और वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए थे। तो इस बार वाली भी याद रखना। कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश में। अब यूपी में होगी तो यूपी ले चलता हूँ आपको। ये रहा मैप में यूपी। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। यहाँ पे नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएगा। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपको यहाँ से रिवाइज करवा दूँ तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, यह भी राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है, प्राइवेट। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन रेगुलेशन पर WHO IRCH कार्यशाला ये कहाँ पर आयोजित की गई? भारत में भी कहाँ? गाजियाबाद यूपी। भारतीय सेना की राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रचंड शक्ति नाम से एक अभ्यास किया था। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में रेलवे पटरी के बीच में भारत के पहली 70 मीटर लंबी रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम को स्थापित किया। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर में लंबाई है 3.75 किलोमीटर। भारत के नोएडा में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया गया था। कंपनी का नाम है ऑप्टिमस इंफ्राक्रॉम। और किस तकनीक से यहाँ पे ये टेम्पर्ड बनेंगे? ग्लास टेम्पर्ड, कार्निंग तकनीक। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना कि यहाँ पे जो सिरेमिक पार्क जो अभी बना था, हमने पढ़ा भी था, कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बना है सिरेमिक पार्क? बताओ आप लोग। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं हाल ही में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए का लीप प्रोग्राम शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ पे लीप का फुल फॉर्म होता है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो अभी कर्नाटक ने इस लीप प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो इसके लिए राज्य सरकार ने 5 सालों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और इसके तहत बंगलुरु के बाहर यानी कि राज्य के अन्य हिस्सों में स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा ताकि वे कर्नाटक में इनोवेशन को बढ़ाने में मदद कर सकें। अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक ले चलते हैं। ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु हो गई है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कुछ करंट अफेयर्स देखें यहाँ से तो गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा कैंपस जिसका नाम है अनंत कहाँ पर खोला? बंगलुरु। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 दिया गया RK श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 दिया उर्मिला सत्यनारायण को, भारतनाट्यम से संबंध रखती हैं। पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक।
एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट बना केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास है, ऑपरेशन अभ्यास इसका नाम है, ये हुआ था बेंगलुरु में। कुसुम सी योजना यहाँ पर शुरू हुई थी। टाटा कंपनी और फ्रांस की एयरबस कंपनी ये कर्नाटक के कोलार जिले में भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगी। कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया। भारत में अनावृष्टि के कारण ही व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहाँ पर खोजा गया? कर्नाटक के हावेरी में। फिनटेक कंपनी है स्लाइस, इसने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक ब्रांच कहाँ पर लॉन्च की? बेंगलुरु आंसर होगा। उसके अलावा भी देखो, अभी बेंगलुरु में ही अन्नपूर्णा योजना जो स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई थी, कहाँ पर? बेंगलुरु में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 हुआ बेंगलुरु में। लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहाँ? बेंगलुरु में ही। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हिमांशी टोकस भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जो जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गई है। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा जूडो। तो हिमांशी टोकस जो कि एक भारतीय जूडो की खिलाड़ी है और अभी वो भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। ये अचीवमेंट उन्होंने महिलाओं की 63 किलोग्राम कैटेगरी में हासिल किया है। वे दिल्ली से बिलोंग करती हैं। तो हिमांशी टोकस का नाम याद रखना, एक तरह का एक अचीवमेंट है क्योंकि ये जूनियर रैंकिंग में फर्स्ट रैंक लाने वाली पहली भारतीय हैं। जूडो से इनका संबंध है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन से याद रखना, पूछा जा सकता है कभी कि स्थापना होती है कब? 11 जुलाई 1951। हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी में मिलेगा। हिमांशी टोकस का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए अभी शॉर्टलिस्ट किया गया? तो आंसर होगा द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो भारतीय लेखिका हैं किरण देसाई और इनकी एक बुक है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसको बुकर प्राइज के लिए अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये जो बुक है इनकी लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इस किताब में सोनिया और सनी दो इंडियंस की कहानी के बारे में बताया गया है। ये दोनों ही अमेरिका में रहते हैं और अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर ये बुक है। और किरण देसाई की बात करें, हमने कहा ये भारतीय ऑथर है, नई दिल्ली से बिलोंग करती हैं। एक अचीवमेंट है इनके नाम, 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी जो पुस्तक है उसके लिए इन्होंने मेन बुकर पुरस्कार जीता था। और बुकर पुरस्कार की देखो बात कर लें, इसे हर साल किसी फिक्शन किताब को दिया जाता है जिसे अंग्रेजी में मूल रूप से लिखा गया हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। पहली बार 1969 में दिया गया था। पुरस्कार राशि के रूप में इसे 1969 में शुरू किया गया था, पहली बार दिया गया था। पुरस्कार के रूप में 50,000 यूरो दिए जाते हैं। कौन देता है? बुकर प्राइज फेडरेशन। और अभी अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर 2024 का ये जो बुकर पुरस्कार है किसे दिया गया था? सामंता हॉर्वे को, ब्रिटिश ऑथर हैं, उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। और अभी का तो एक आपको याद होगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किसे दिया गया था? अच्छा, पहले तो एक छोटा सा अंतर याद रखना, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बीच में। हमने कहा बुकर प्राइज, ये आज हमने प्रश्न जो है वो बुकर प्राइज का पढ़ा है। ये दिया जाता है उन पुस्तकों को जो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो, मतलब ट्रांसलेटेड जो बुक्स होती हैं उनको नहीं दिया जाएगा। और जो आपने अंग्रेजी में बुक लिखी है उसको पब्लिश भी आपने यूके या आयरलैंड में किया गया होगा, तभी उस पर चर्चा की जाएगी, उसे इसमें शामिल किया जाएगा। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज चाहे आपने किताब को अंग्रेजी भाषा में लिखा हो मूल रूप से या ट्रांसलेट करके लिखा हो, दोनों को इसमें शामिल किया गया है अगर वो पब्लिश होती है यूके या आयरलैंड में। ये पॉइंट ध्यान रखना। और आपको बताइए 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार एक भारतीय को मिला था, बानू मुश्ताक को, हार्ट लैम्प के लिए, जो ये पुरस्कार पाने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक बनी थी। इसको ट्रांसलेट किया था दीपा भास्ती ने। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली मैं क्विज़ बनाता हूँ, कहाँ पर? आपकी क्रिक एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे। तो क्विज़ लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना आए। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ बनाई जाती है डेली आपके क्रिक एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे। PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे। तो एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है,
बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा है, तो सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। फिर पूछा किसे लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं किर स्टारमर। फिर पूछा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त किया गया रजत शर्मा को। और गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहां पर किया, तो आंसर होगा गांधीनगर। भारत के किस ज्वालामुखी में अभी कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए, तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी। दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर को लॉन्च कहां पर किया गया, जर्मनी। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अभी किसने अपनी सदस्यता को वापस ले लिया, 3 देश हैं, 3 अफ्रीकी देश हैं, नाइजर, माली, बुर्किना फासो। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया 23 सितंबर को। संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया वंदना गुप्ता को। और आखिरी प्रश्न था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मेडल टैली में टॉप पर रहा कौन सा देश, अमेरिका। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर कल पूछा था यूरोजोन करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा बुल्गारिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।